आज हम पैसे के बारे में उस सोच को खरीदने वाले हैं जो तय करती है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। गरीबी, मिडिल क्लास या अमीरी। हाँ। अब ये टॉपिक कोई नया नहीं है, पर हमारे हाथ अंकुर वारिकू का एक वीडियो लगा है, एस्केपिंग द मिडिल क्लास ट्रैप। हाँ, और इसमें वो रॉबर्ट कियोसाकी की जो क्लासिक किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके आइडियाज को अपने अंदाज में समझाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि वारिकू ने क्या कहा, मतलब बेसिक बातें तो हम सब जानते हैं। सही। आज हम इन आइडियाज की परतों को खोलेंगे, इन्हें भारतीय संदर्भ में देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बातें सुनने में जितनी सीधी हैं, असल जिंदगी में उतनी मुश्किल क्यों है। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात जो वारिकू भी कहते हैं, यहाँ गरीबी शब्द किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। गरीबी एक कठोर सच्चाई है। हाँ। यहाँ हम उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, उस सोच की जो किसी को पैसे के खेल में हमेशा पीछे रखती है, चाहे उनकी कमाई कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली और सबसे सीधी राह से शुरू करते हैं। वारिकू इसे कहते हैं गरीबियत का रास्ता। हाँ। इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम हैं, इनकम और खर्चे। हाँ, ये एक बहुत ही सीधी पाइपलाइन है। पैसा एक तरफ से आता है, हाँ, और दूसरी तरफ से निकल जाता है। बिल्कुल, कोई ठहराव नहीं, कोई घुमाव नहीं, इनकम आई और सीधी चली गई खर्चों में। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता सिर्फ कम कमाने वालों का नहीं है। हाँ, ये बात मुझे बहुत हैरान कर गई। वो उन लोगों का उदाहरण देते हैं जो महीने का 1-1.5 लाख कमाते हैं, जो कि बहुत अच्छी रकम है। बहुत अच्छी रकम है, लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली, सारा पैसा पार्टियों में, गैजेट्स, घूमने फिरने में। और इसके पीछे की सोच क्या है? योलो, यू ओनली लिव वंस, जिंदगी एक ही बार जीते हैं। हाँ, और ये सोच अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब ये बिना किसी प्लानिंग के हो तो ये एक जाल बन जाती है। मतलब कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और सबसे खतरनाक कोई इंश्योरेंस नहीं। मतलब जिंदगी में एक भी इमरजेंसी आई, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, नौकरी चली गई और पूरा सिस्टम ढह जाता है। बिल्कुल, एकदम से। और इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ। मुझे वारिकू का वो स्पेसशिप वाला उदाहरण बड़ा मजेदार लगा। हाँ। आज छोटी गाड़ी, कल बड़ी गाड़ी, फिर बिजनेस क्लास, फिर प्राइवेट जेट। ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। सही कहा, ये एक ट्रेडमिल जैसा है, आप भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। ठीक है, तो ये तो हुई उस सोच की बात जहां पैसा आते ही चला जाता है। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी आबादी वो इस कैटेगरी में नहीं आती। वो बचत करते हैं, मेहनत करते हैं, पर फिर भी एक जाल में फंसे रहते हैं। हाँ, और वारिकू इसी को कहते हैं अमीर होने का भ्रम। पैसे का दूसरा और सबसे आम रास्ता। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। इनकम और खर्चों के नीचे 2 नए कॉलम जुड़ जाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, और यहीं पर वारिकू उस क्लासिक रिच डैड पुअर डैड की परिभाषा पर आते हैं जो हम सब ने सुनी है पर शायद पूरी तरह अपनाई नहीं। एसेट वो जो जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो जो निकाले। सीधी बात। एकदम सीधी बात, पर इसका असर बहुत गहरा है। मिडिल क्लास के रास्ते में होता यह है कि पैसा इनकम से आता है, कुछ जरूरी खर्चों में जाता है, लेकिन जो बड़ी रकम बचती है वो एसेट्स खरीदने के बजाय लायबिलिटीज खरीदने में चली जाती है, और वो भी अक्सर लोन पर। हाँ, कर्ज पर। लेकिन इसमें एक अजीब बात है, अगर कोई लोन पे बड़ी गाड़ी लेता है या एक बड़ा घर खरीदता है तो समाज तो उसे अमीर समझता है, कामयाब मानता है। बिल्कुल सही सवाल। जबकि आपके लॉजिक से तो वो अपने लिए एक और खर्चा पैदा कर रहा है। ये उल्टी सोच काम कैसे करती है? और वारिकू इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं, आपकी इनकम और आपके खर्चे। अच्छा। आपकी बड़ी गाड़ी, आपका बड़ा घर, इंस्टाग्राम पर विदेश घूमने की तस्वीरें, ये सब आपके खर्चे हैं जो दुनिया को दिखते हैं। लेकिन आपकी लायबिलिटीज, उस गाड़ी पर कितना लोन है, उस घर की कितनी ईएमआई बाकी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, वो किसी को नहीं दिखता। और यहीं पर वारिकू एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद कई लोगों को, खासकर भारतीय मिडिल क्लास को, हजम नहीं होगी। वो कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं वो एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। बिल्कुल, ये रिच डैड का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरी जिंदगी की कमाई ही घर बनाने में लग जाती है। सही कहा। और इस पर बहस होनी भी चाहिए। अगर आप कियोसाकी और वारिकू के नजरिए से देखें तो एक गणित के हिसाब से सच है। कैसे? जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपकी जेब में हर महीने पैसा डाल नहीं रहा बल्कि निकाल रहा है। मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स, ईएमआई। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर आप इसे भारतीय सामाजिक संदर्भ में देखें तो घर सिर्फ एक वित्तीय चीज नहीं है,
वो सुरक्षा है, स्थिरता है, एक सामाजिक पहचान है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा और स्थिरता जैसी चीजों को सिर्फ पैसों के आने जाने से तौलना सही है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब ये परिभाषाएं पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, इसी से जुड़े एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। मान लीजिए किसी ने एक कार खरीदी जो कि एक लायबिलिटी है, लेकिन अब वो इसे उबर पर चलाकर पैसे कमा रहा है, तो क्या वो कार अब एक एसेट बन गई? बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब है हाँ। उस हद तक वो एक एसेट की तरह काम कर रही है। अच्छा। कियोसाकी का सिद्धांत ये कहता है कि किसी चीज का नाम तय नहीं करता कि वो एसेट है या लायबिलिटी, उसका इस्तेमाल तय करता है। अगर आपकी गाड़ी आपको हर महीने 50,000 कमा कर दे रही है और उसका कुल खर्चा 30,000 है, तो वो 20,000 आपकी जेब में डाल रही है, वो एक एसेट है। मिडिल क्लास का जाल ये है कि हम चीजें उपभोग के लिए खरीदते हैं, उत्पादन के लिए नहीं। ठीक समझे। ये एक सुनहरा पिंजरा है। आप दिखते अमीर हैं, पर आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं हैं। आप उस ईएमआई और लोन के जंगल में फंसे रहते हैं। तो अगर पहला रास्ता सीधी सीधी बर्बादी है और दूसरा एक भ्रम का जाल, तो फिर इससे निकलने का असली रास्ता क्या है? अमीर लोग क्या अलग करते हैं? ये है पैसे का तीसरा रास्ता, और यहाँ पैसे का बहाव पूरी तरह से बदल जाता है। कैसे? इनकम आती है, जरूरी खर्चे होते हैं, लेकिन जो भी पैसा बचता है उसका बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज खरीदने के बजाय एसेट्स खरीदने में जाता है। जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किराए पर चढ़ाने के लिए कोई प्रॉपर्टी? बिल्कुल। और यहाँ से एक जादुई चक्र शुरू होता है। ये एसेट्स आपके लिए और इनकम बनाते हैं। अच्छा। स्टॉक से डिविडेंड आता है, प्रॉपर्टी से किराया आता है, फिर आप इस नई इनकम को लेते हैं और उससे और एसेट्स खरीदते हैं, और वो नए एसेट्स आपके लिए और ज्यादा इनकम बनाते हैं। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा कि सच ना लगे। वारी को अपनी कहानी बताते हैं कि उन्हें एक कॉन्सेप्ट 17-18 साल की उम्र में पता चल गया था। हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने सालों तक इस पर अमल नहीं किया। ये जानना और करना, इसमें इतना बड़ा फासला क्यों है? वारिको की ये बात कि कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी मैंने बेवकूफियां की, ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि जंक फूड सेहत के लिए खराब है, पर कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं? फाइनेंस में भी वही होता है। जानकारी और उसे लागू करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और उसे सिर्फ अनुशासन भर सकता है। अनुशासन और एक मजबूत क्यों। आपका वाय क्या है? वारिको कहते हैं कि उन्होंने भी नौकरी लगते ही लोन पर गाड़ी और घर खरीद लिया और उसी जाल में फंस गए। तो फिर उन्हें रियलिटी चेक कब मिला? कई साल बाद, जब उन्होंने धूल खाती हुई रिच डैड पुअर डैड की वही पुरानी कॉपी दोबारा पढ़ी। अच्छा। तब तक वो जिंदगी के अनुभव ले चुके थे, ईएमआई का दर्द झेल चुके थे। तब वो कॉन्सेप्ट दिमाग से उतरकर दिल में बैठ गया, और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदला। बिल्कुल। आज वो कहते हैं कि वो जो भी कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा एसेट्स बनाने में जाता है, और इसी तरीके से उन्होंने लगभग 21 करोड़ का कॉर्पस बनाया है। 21 करोड़। ये रकम उस स्नोबॉल इफेक्ट की ताकत को दिखाती है। हाँ। और वो ये भी साफ करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करते, वो घूमने फिरने पर खूब खर्च करते हैं। लेकिन अब वो पैसा उनकी सैलरी से नहीं आता। नहीं, वो उनके एसेट्स से बनी इनकम से आता है। खेल ही बदल गया। यही है असली वित्तीय आजादी। जब आपके एसेट्स इतनी इनकम बनाने लगे कि आपके खर्चे उससे पूरे हो जाएं, तब आपको काम करने की जरूरत नहीं रहती। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रास्ते समझ आ गए। पर अब सबसे जरूरी सवाल, कोई अगर पहले या दूसरे रास्ते पर है तो वो तीसरे रास्ते पर चलना शुरू कैसे करे? हाँ, वारिको इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं, और वो बहुत सीधे साधे हैं। क्या है वो? पहला स्टेप है हिसाब रखें, मेजर। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? बिल्कुल, अपने बैंक स्टेटमेंट को देखिए और हर एक खर्च को कैटेगराइज करिए। खाना, किराया, घूमना, शॉपिंग। मैंने ये एक बार करने की कोशिश की थी। ये देखना बड़ा डरावना होता है कि स्विगी और जोमेटो पर असल में कितना पैसा जा रहा है। बिल्कुल, ये एक आईना देखने जैसा है, और कभी-कभी सच्चाई चुभती है। तो पहला स्टेप हो गया हिसाब रखना। दूसरा स्टेप है विश्लेषण करें, एनालाइज। जब आपके पास डेटा आ जाए तो खुद से पूछें, मेरा पैसा किस रास्ते पर बह रहा है? क्या वो सीधी सीधी खर्चों की नाली में जा रहा है, या वो लायबिलिटीज के कुएं में जा रहा है जो और खर्चे पैदा कर रहा है, या फिर उसका कुछ हिस्सा एसेट्स के बगीचे में जा रहा है जो भविष्य में फल देगा? और
यहीं पर वो एक और जरूरी बात कहते हैं कि अपनी स्किल बढ़ाने पर किया गया खर्च भी एक एसेट है। ये मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आपकी सबसे बड़ी एसेट आप खुद हैं। कोई कोर्स करना, कोई नई स्किल सीखना जो आपकी कमाने की क्षमता बढ़ाए, वो सबसे अच्छे निवेशों में से एक है। और तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप है तय करें और ऑटोमेट करें। एलोकेट एंड ऑटोमेट। अपनी इनकम का एक हिस्सा तय कर लें। शुरुआत 10% से भी कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स बनाने में जाएगा। और फिर उसे ऑटोमेट कर दें। जैसे एक SIP शुरू कर दी। हाँ, जो हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से कट जाए। ऑटोमेशन वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भरता खत्म कर देता है। आपको हर महीने ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि इस महीने इन्वेस्ट करूं या ये नया फोन ले लूं। बिल्कुल, फैसला एक बार लिया जा चुका है और सिस्टम अपना काम कर रहा है। तो ये तो हुए करने वाले काम, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ये कामों से ज्यादा सोच का खेल है। उस माइंडसेट को कैसे बदला जाए? वारिकू, इसके लिए 4 मानसिक बदलावों की बात करते हैं। पहला, एक कर्मचारी की तरह नहीं, एक निवेशक की तरह सोचें। इसका क्या मतलब हुआ? कर्मचारी सोचता है कि मेरी सैलरी 50,000 है, तो मैं 50,000 की दुनिया में कैसे जी सकता हूँ। निवेशक सोचता है कि मेरे पास ये 50,000 है, मैं इसे 55,000 कैसे बना सकता हूँ। वो हमेशा अवसरों की तलाश में रहता है। अच्छा, और दूसरा, लंबी अवधि का खेल खेलें। तुरंत अमीर बनने वाली कोई स्कीम नहीं होती, इसमें वक्त लगता है। धैर्य शायद सबसे अंडर इवैल्यूएटेड फाइनेंशियल स्किल है। बिल्कुल। वारिकू अपना उदाहरण देते हैं कि उन्हें 20 साल लगे। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तीसरा, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, सही लोगों के साथ रहें। हाँ, इस पर मैं आपसे पूछना चाहता था। सही लोगों के साथ रहें, ये सलाह सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये थोड़ी एलिटिस्ट नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मुझे नहीं लगता कि वारिकू का मतलब ये है कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें। तो फिर? इसका ज्यादा गहरा मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में नए लोगों को शामिल करें, अपनी संगत को डाइवर्सिफाई करें। अच्छा। अगर आपके सारे दोस्त सिर्फ खर्च करने की बात करते हैं, तो आप एक ऐसा नेटवर्क भी बनाना शुरू करें जहां लोग बिजनेस आइडियाज, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बातें करते हों। ये छोड़ने के बारे में नहीं है, ये जोड़ने के बारे में है। ये एक बेहतर नजरिया है, संगत बदलने के बजाय संगत को बढ़ाना। और चौथा और आखिरी पॉइंट? चौथा और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करें। यहाँ वारिकू फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा फर्क बताते हैं। लिटरेसी है ये जानना कि SIP क्या है, और इंटेलिजेंस है उसे अपनी जिंदगी में सही से इस्तेमाल करना। बिल्कुल। लिटरेसी आपको व्हाट बताती है, इंटेलिजेंस आपको हाउ, व्हेन और व्हाई सिखाती है। कोई उदाहरण? लिटरेसी है ये जानना कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस है अपने पहले बच्चे के जन्म के दिन ही अपने लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान खरीदना, क्योंकि अब आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। समझ गया। ये असल जिंदगी के फैसले लेने की क्षमता ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और ये सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आती, बल्कि जानकारी को अपनी जिंदगी के संदर्भ में लागू करके विकसित होती है। तो आज हमने पैसे के इन 3 रास्तों की गहराई को समझा। पहला, गरीबियत का रास्ता, एक सीधी पाइपलाइन इनकम से सीधे खर्च। दूसरा, मिडिल क्लास का रास्ता, जो एक सुनहरा पिंजरा है, इनकम से लायबिलिटीज खरीदना जो और खर्चे पैदा करती हैं। और तीसरा, अमीरियत का रास्ता, एक सकारात्मक चक्र जहां इनकम से एसेट्स बनते हैं और वो एसेट्स और इनकम बनाते हैं। ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप अपनी इनकम के साथ करते क्या हैं। और ये बदलाव आज से अभी से शुरू हो सकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे जहन में रह गया है जिस पर और सोचा जा सकता है। हमने बात की कि अपनी स्किल बढ़ाने पर किया गया खर्च एक एसेट है। हाँ। लेकिन ये एक बहुत पतली लाइन है। अपनी पढ़ाई या किसी महंगे कोर्स पर किया गया खर्च कब एक एसेट से लायबिलिटी बन जाता है? खासकर आज के दौर में जहां हजारों ऑनलाइन कोर्स हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई खुद पर किए गए निवेश के रिटर्न को कैसे मापे ताकि वो एक और लायबिलिटी ना बन जाए?